This is the story of the race in one continuous film sequence, a sequence that runs just under 4 minutes. I was relaxing so much that my mind seemed almost detached from my body. It was incredible that we could run at this speed without strain. Time was 3 minutes 0.7 seconds, and by now the crowd was roaring. A 4-minute mile was possible. I had a moment of mixed joy and anguish when my mind took over. It raced well ahead of my body and drew me compellingly forward. I felt that the moment of a lifetime had come. On 6th May 1954, a record was broken. और वो कोई साधारण रिकॉर्ड नहीं था. It was a record that was believed to be impossible to break by everyone. डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई इंसान उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो वो अल्टीमेटली मर जाता है. तो द क्वेश्चन इज कैसे सर रॉजर बैनिस्टर ने 4 मिनट के अंदर 1 माइल दौड़कर जो असंभव था उसे संभव कर दिखाया. क्या थी वो स्ट्रैटेजीज, क्या थी वो टेक्निक्स कि जिन्होंने उनका नाम परमानेंट कर दिया दुनिया की हर एक सक्सेस की केस स्टडी में. तो चलिए जानते हैं वो सीक्रेट. सर रॉजर बैनिस्टर की कहानी समझने से पहले एक प्रिंसिपल समझते हैं. ये प्रिंसिपल उनकी टेक्निक का क्रक्स है. ये प्रिंसिपल आप मानो या ना मानो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम सबकी लाइफ में अप्लाई करता है ना. हमारी लाइफ का जो सक्सेस या फेलियर है वो इसी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है. इसे मैं कहता हूँ द बिलीफ साइकिल. चलिए सबसे पहले इस साइकिल के हर एक कंपोनेंट को समझते हैं. सबसे पहले साइकिल की शुरुआत होती है बिलीफ से. हमें विश्वास होना चाहिए. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि आपको बिलीफ है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हो पब्लिक के सामने, 20-30 लोगों के सामने आपको बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड ये आपका प्री बिलीफ है, आपका प्री सपोजिशन है, राइट. सो अगर आपको बिलीफ हो गया कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ, आप अल्टीमेटली जब आप स्टेज पर जाओगे एक विश्वास के साथ जाओगे, राइट. देन जो सेकंड स्टेप है साइकिल में वो आता है हमारा पोटेंशियल. तो बिलीव जितना स्ट्रांग होगा ना उतना ही ज़्यादा आप अपने पोटेंशियल को टैप कर पाओगे. अगर आप ये मानते हो कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, देन शायद आप अगर उतने अच्छे स्पीकर नहीं भी रहे इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज़, देन भी आप स्टेज पर आप अपने 100% देने की कोशिश ज़रूर करोगे, राइट. यही सेम चीज़ होती है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको एग्ज़ाम के पहले तो सब कुछ आता है लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं. वाई? बिकॉज उन्हें पता तो बहुत कुछ है लेकिन वो उनके अंदर वो जो एबिलिटी, उनके अंदर जो वो पोटेंशियल है वो तो बहुत है, लेकिन वो बिलीफ नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में जाकर वो लिख सकता हूँ. तो जब एग्ज़ाम का मौका आता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, वो पोटेंशियल, वो एबिलिटी को वो लोग टैप नहीं कर पाते हैं. एंड शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं. सब कुछ उसी पॉइंट पर भूल जाते हैं. सो अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है ना, आप अपने पोटेंशियल को टैप कर पाओगे सबसे ज़्यादा. देन कम्स द एक्शन. अगर आपने एक बार पोटेंशियल को एक्सेस कर लिया, आपने आपकी एबिलिटीज़ को एक्सेस कर लिया, देन क्या होता है, आप जो एक्शन लोगे ना वो 100% बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, राइट. आपको विश्वास है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, देन आप अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा बाहर निकलोगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्पीच है, जो आपका होने वाला है, जो हो चुका है, वो स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. वाई? बिकॉज आपने शुरुआत ही पॉजिटिव बिलीफ से की थी. एंड देन अल्टीमेटली क्या होता है, द फोर्थ स्टेप इज रिजल्ट. आपने जब अच्छा स्पीच दिया आपको रिजल्ट मिला. रिजल्ट इन द सेंस आपको क्या फीडबैक मिला. अगर आपका स्पीच सच में बहुत अच्छा था, देन आपको फीडबैक में बहुत अच्छे कमेंट्स सुनने को मिले होंगे. या जो आपका खुद का जो क्राइटेरिया है, जब आप खुद को जज करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच दी है, राइट. सो ये वापस ट्रेस बैक होता है बिलीफ पर. आपको पता चलेगा कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, आपका बिलीफ जो था कि यार मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट. आपका बिलीफ स्ट्रांग होते जाएगा. बिलीफ स्ट्रांग हुआ तो आप अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा टैप कर पाओगे. आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंटेंस बना पाओगे. आपकी प्रैक्टिस, आपका पोटेंशियल जब बढ़ता है तब आपका जो फाइनल एक्शन है, जब आप एक्चुअल में उतरते हो फील्ड पर, वो एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. एंड आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, जो अल्टीमेटली वापस उस बिलीफ को स्ट्रांग बनाएगा. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइकिल जो हमेशा आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा. अब मान लो आपका बिलीफ जो था ना वो एग्जैक्टली ऑपोजिट था. मान लो कि आपका ये बिलीफ था कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, एंड फिर भी आपको ज़बरदस्ती लोगों के बीच में रख दिया, लोगों के सामने खड़े रहकर ये बोल दिया कि भाई आपको स्पीच देना है. क्या होगा, आपके अंदर जो पोटेंशियल था ना शायद उसको भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे. शायद आपके अंदर जो एबिलिटीज थी प्रेजेंटली, जितना आप अच्छा कर भी सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, राइट. बिकॉज आपको विश्वास ही नहीं. आपको लगेगा यार क्या ही फ़ायदा है अगर मैं नहीं कर पाया तो. अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो एक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा. आपका जो स्पीच है जो अच्छा हो सकता था वो उतना अच्छा नहीं होगा. एंड रिजल्ट ऑफ कोर्स खराब ही आने वाला है, राइट. बस
कुछ अच्छे कमेंट्स अगर मिल भी गए देन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा एंड उससे भी ज़्यादा आपको खुद को पता होगा कि यार मैंने अच्छा स्पीच नहीं दिया, राइट? सो वापस क्या होगा, वो बिलीफ रीइंफोर्स हो जाएगा यार, मतलब आप वापस अगर ट्रेस बैक और आपको लगेगा यार मुझे तो पता ही था मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मेरा स्पीच भी खराब गया, सो कंक्लूडेड राइट कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। और अगर ऐसे एक दो बार हो गया गलती से देन आपका विश्वास बैठ जाएगा कि यार मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। This is what we call negative reinforcement. It is a spiral, like it is a poison, right? जो आपको नीचे की तरफ ही लेकर जाएगा। If this is very very clear to you, अभी देखते हैं कि सर रॉजर बैनिस्टर ने ऐसा क्या तो अलग किया जो बाकी सब लोग नहीं कर पाए। एंड इसकी शुरुआत होती है बिलीफ से। उस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 बस खत्म ही हुआ था एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू कोप अप। एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू था तब हर एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पर बैन लग चुका था, 2 बार ओलंपिक्स तक कैंसिल हो चुके थे। एंड इसी एक्सटेंडेड पीरियड की वजह से वो जो बिलीफ था ना वो सबके अंदर बैठ गया कि भैया 4 मिनट के अंदर 1 माइल भागना तो इम्पॉसिबल है। इसी से इधर से ही वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल की शुरुआत होती है। वो रनर्स जिनके अंदर पोटेंशियल था, वो रनर्स जो वो रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे अगर वो गैप नहीं आया होता, उनके अंदर भी एक बिलीफ बैठ गया। एंड वो जो इंटेंसिटी चाहिए थी प्रैक्टिस के लिए वो इंटेंसिटी नहीं ला पाई। वो जो मेहनत करनी पॉसिबल थी उन लोगों के लिए, उन रनर्स के लिए, वो मेहनत उन्होंने नहीं की एंड अल्टीमेटली वो जो रिजल्ट उन्हें चाहिए था वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाया। अल्टीमेटली गिविंग द सेम रिजल्ट कि यार मुझे जो लगता है वो ही सही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको पता चलेगा कि बिलीव्स आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट रिजल्ट्स। बट व्हाट इफ पास्ट रिजल्ट ही ना हो, व्हाट इफ कोई रेफरेंस ही ना हो जिसको देखकर हम आगे बढ़ पाए। दिस इज वेयर विजुअलाइजेशंस कम्स इनटू पिक्चर। हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि इमेजिनेशन एंड रियलिटी में क्या फ़र्क है। अगर आप कोई चीज़, कोई वीडियो बार बार दोहराते हो अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी के साथ, तो उसे लगने लगता है कि वो चीज़ सच में। दिस इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। अगर आपको ये चीज़ गलत लग रही है कि बिलीफ हमारे माइंड को चेंज कर सकते हैं, आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में और पढ़ सकते हो। जिन लोगों को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है ना, उन लोगों की पर्सनालिटीज़ उनके फिजिकल बॉडी को चेंज कर देती है। किसी पर्सनालिटी को ऐसा लगता है कि मेरे आइरिस का कलर ब्राउन है, किसी पर्सनालिटी को ऐसा लगता है कि उनके आइरिस का कलर अगर ब्लू है, देन जब वो पर्सनालिटी स्विच इन होती है तो आइरिस का कलर भी चेंज हो जाता है। नॉट ओनली दिस, कुछ ऐसी डिजीज़ है जो शायद कभी नहीं जाती, फॉर एग्जांपल अस्थमा या शायद डायबिटीज़, ये ऐसी डिजीज़ है जो अगर किसी एक पर्सनालिटी को है, जब दूसरी पर्सनालिटी अंदर आती है, जब दूसरी पर्सनालिटी किक इन करती है, तब वो डिजीज़ कम्प्लीटली गायब हो जाती है। सो दिस इज़ वॉट द प्रूफ इज, राइट? अगर आपको बिलीफ है किसी बात पर, देन वो आपके लिए हकीकत हो जाता है। The brain has to have some overall image of what is being achieved, and I did have a feeling that, you know, in a sense, looking down on myself doing it. I mean, being outside my body. जब दूसरे लोग सिर्फ अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे थे, रॉजर बैनिस्टर अपने माइंड को भी ट्रेन कर रहे थे। अगर आप उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में देखोगे, आपको पता चलेगा कि उनकी जो प्रैक्टिस थी ना वो दूसरे रनर से बहुत ज़्यादा कम थी एंड फिर भी वो अचीव कर पाए जो दूसरे लोग शायद सोच भी नहीं रहे थे। तो जब दूसरे लोग नेगेटिव साइकिल पे थे, रॉजर बैनिस्टर उन्होंने वो साइकिल तोड़ा एंड फाइनली 6 मई 1954 को उन्होंने इतिहास रच दिया। A faint line of the finishing tape stood ahead as a haven of peace after the struggle. I leapt at the tape, like a man taking his last spring to save himself from the chasm that threatens to engulf him. My effort was over, and I collapsed almost unconscious with an arm on either side. And more amazing thing here is, रॉजर बैनिस्टर के पास ना कोई भी रेफरेंस नहीं था, बिकॉज दुनिया में कोई चीज़ वो कर ही नहीं पाया था एंड लोगों को लग रहा था कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है। बट देन उन्होंने वो कर जब दिखाया तो बाकी सब लोगों की जो बिलीफ था ना वो भी चेंज हो गए एंड जो लोग नेगेटिव साइकिल में थे वो लोग पॉजिटिव साइकिल में आ गए। एंड इस चीज़ का प्रूफ आपको पता चल जाएगा अगर आप हिस्ट्री देखोगे। आने वाले 10 साल में रॉजर बैनिस्टर ने जब रिकॉर्ड तोड़ा, उसके आने वाले 10 साल में 350 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया एंड आज तक 1460 लोगों ने वो रिकॉर्ड हासिल किया है। इसी जब बिलीफ एक जन बना देता है ना, जब एक जन कुछ ऐसा कर दिखा देता है जो शायद इम्पॉसिबल था, बाकी सब लोगों को पता चल जाता है कि यार ये शायद अगर वो कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। बट दैट इज़ वॉट मेक्स पीपल ग्रेट, राइट? यू नो, जब कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, जब कोई बिलीफ एग्जिस्ट नहीं करता, उस पॉइंट पर बिलीफ लाना, दैट इज़ द मार्क ऑफ ट्रू चैंपियन। All sporting events are more mental than physical. The basis of it is laid down in the brain, and the real question is whether the brain can be allowed to do its bit without being interfered with by psychological factors. The other aspect of the brain is that it must be positive.
I suppose these two are connected, but the brain has to have some overall image of what is being achieved. Now people will come to the most important part, and that is, what are the lessons that we can take from the case study of Sir Roger Bannister that we can apply and use it in our life? Because सिर्फ ज्ञान हासिल करना कुछ फायदे का नहीं है. मोटिवेशन इन सेंस, अगर आपको ये मोटिवेशन लगता है तो कोई फायदा नहीं अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेते, अगर हम कुछ सच में प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं सीखते. सो हियर आर 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपनी लाइफ को आज से ही चेंज कर सकते हो. नंबर 1, बिलीव करना सीखो. अपने एबिलिटीज़ पर बिलीव करना सीखो. जब आपको विश्वास होगा ना, तभी आप अपने अंदर के पोटेंशियल को टैप कर पाओगे, तभी आप सच में वो चीज़ कर पाओगे जो आपको करनी है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है. नंबर 2, फाइंड रेफरेंस मॉडल. यानी कि आपको जिनकी तरह बनना है, जिनका सक्सेस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन्हें मॉडल करना स्टार्ट करो, उन्हें इमिटेट करना स्टार्ट करो. ऐसी इमिटेट करना मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो जो चीज़ करे उसे कॉपी करना है, बट द पॉइंट इज आपको कॉपी करना है उनका माइंडसेट. वो क्या सोचते हो, क्या बिलीव रखते हैं, उनकी आदतें क्या है, उनके हैबिट्स क्या है. अपने लाइफ में रेफरेंसेस क्रिएट करो कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है, इन्होंने अगर ये किया है तो मैं अपनी लाइफ में क्यों नहीं कर सकता. ये अल्टीमेटली आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा. एंड नंबर 3, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो. अपने माइंड के अंदर एक क्लियर पिक्चर बनाओ कि आपका लाइफ में गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपको क्या चीज़ एग्जैक्टली अचीव करनी है. पिक्चर या तो एक वीडियो जिसके अंदर साउंड है, काइनेस्थेटिक्स है, मतलब इमोशंस है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, जिसमें सब कुछ है, और आप अपने माइंड को वो चीज़ दोहराओ, अपने माइंड में वो चीज़ बार बार दोहराओ. आइडियली आपको दिन में 3 बार इस विजुअलाइजेशन को रिपीट करना है, सुबह, दोपहर, शाम. एक टाइम फिक्स करो और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए आपको विजुअलाइजेशन करते ही रहना है. बस दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग. याद रखना, हर चीज़ दुनिया में 2 बार क्रिएट होती है, पहला यहाँ पर एंड दूसरा हकीकत में. राइट? Thank you so much. Hope you liked the video. Hope you got the practical aspects of the story and hope you can apply that in your life. If you like that video, share the video with your friends and family. Thank you so much. Subscribe to the channel. See you in the next video. Bye bye.